नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 449 है। पार्ट नंबर 448 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला सरणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 819 लेकर 829 हो रहा है, 829 ले 830 हो रहा है, 830 ले 840 हो रहा है, 840 ले 841 हो रहा है, 841 ले 851 हो रहा है, 851 से 852 हो रहा है, 852 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 819 लेकर लिख रहे हैं 29 लिख रहा है, यानी 819 में क्या करेंगे ना 10 को जोड़ देंगे 29 आ जाएगा, और 29 लेकर लिख रहे हैं 30 लिख रहे हैं, तो 29 में अगर 1 को जोड़ देंगे 30 आ गया। 30 लेकर लिख रहे हैं 40 लिख रहा है, तो 30 में अगर 10 को जोड़ देंगे 40 आ गया, और 40 लेकर लिख रहे हैं 41 लिख रहा है, तो 40 में अगर 1 को जोड़ देंगे 41 आ जाएगा। 41 लेकर लिख रहा है 51 लिख रहा है, यानी 841 में अगर यहाँ पर जोड़ेंगे 10 को तो क्या जाएगा 851 आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 51 से क्या लिख रहे हैं 52 लिख रहा है, 51 में 1 को जोड़ेंगे 52 आ जाएगा, और 52 से क्या लिख रहे हैं देखिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे 52 में 10 को जोड़ देंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए 10 जोड़ रहा है 1 जोड़ रहा है, 10 जोड़ रहा है 1 जोड़ रहा है, 10 जोड़ रहा है 1 जोड़ रहा है, फिर 10 को जोड़ेंगे, जब 10 को जोड़ेंगे यहाँ पर 52 में तो कितना आ जाएगा, यानी 862 आ जाएगा। कितना क्या 862 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 862 हो जाएगा। 862 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 862 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 225 जो है ना यहाँ पर आपको 16 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 256 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको 225 दिख रहा है, 225 जो है ना यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर 256 को भी क्या करेंगे कि ये अगला संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए ये 225 दिख रहा है। ठीक है ना, 225 अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं 25 ना 25 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए 15 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पर 225 आ जाएगा। ठीक है, 225 आ गया, यानी 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, और 15 में क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो कितना गया देखिए यहाँ पर आपको मान लीजिए 15 गया। ठीक है ना, और प्लस में 1 करेंगे कितना गया ये 16 गया। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखिए 225 जो है ना वो 16 से समित है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 256 लिख रहा है, तो 256 को क्या करेंगे देखिए, तो 256 का किसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर आपको 16 का करेंगे। ठीक है ना, देखिए अगर 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आ जाएगा, और 16 में क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 16 हो गया, और 16 में 1 को जोड़ देंगे कितना गया यहाँ पर आपको 17 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 78, 56, 413 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंक का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है एक संख्या दिया है, इन संख्या में बोल रहा है कि विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और सम अंक में 2 घटाया जाए, तो जो इस प्रकार से बनी नई संख्या होगा ना, जो नई संख्या बनेगा उसमें देखिए यहाँ पर आपको बाएं से तीसरे और दाहिने से तीसरे अंकों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या करिएगा वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें इस संख्या क्या बोल रहा है। ठीक है ना, देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 78, 56 और 413 के यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए। तो सबसे पहले संख्या को लिखते हैं, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है 78 लिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 56 लिख रहा है। ठीक है, ये 413 लिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर 413 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो विषम संख्या कौन दिख रहा है ए दिख रहा है। ठीक है ना, इसमें 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, ये 8 आ गया, इसमें भी विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 को जोड़ते हैं, यहाँ पर आपको 6 आ गया, ये भी विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 को जोड़ते हैं, ये 2 आ गया, इसमें भी विषम संख्या, इसमें भी 1 को जोड़ेंगे कितना आ गया ये 4 आ गया। ठीक है ना, आगे देखिए अब आगे इसमें क्या बोल रहा है
ठीक है। तो प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए। अब बोल रहा है कि सम संख्या में 2 को घटाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है। ये क्या हो गया, 8 सम संख्या हो गया। इसमें 2 माइनस कर लेंगे, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी क्या करते हैं, 2 को माइनस करेंगे, ये आपको 4 आ गया। इसमें भी 2 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपको कितना आ गया, ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। सम संख्या में 2 घटा दिए। घटाने के बाद बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में एक क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, ठीक है ना। ये नई संख्या बन गया। तो नई संख्या में बाएं से तीसरे, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये बाएं होता है, ठीक है ना। इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है। तो बाएं से तीसरा बोल रहा है, ठीक है। तो बाएं से तीसरा देखिए ये दिख रहा है, ठीक है। बाएं से तीसरे और दाहिने से तीसरे अंक, तो दाहिने से भी तीसरे अंक, देखिए दाहिने से भी तीसरा अंक है, देखिए दाहिने से भी 10 हो गया और बाएं से भी तीसरा अंक हो गया, ठीक है। अंकों का योगफल कितना होगा, इन दोनों का योगफल पूछा है कितना होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है और प्लस में यहाँ पर 2 दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, 8 आ जाएगा। योगफल कितना गया, 8 हो जाएगा। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुछ भाषा में यानी ब्लू यानी BLUE को यहाँ पर 75 24 और यहाँ पर यूनिट यानी UNIT को 1356 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में यानी यू के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा दी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें ब्लू को क्या बोल रहा है, 75 24 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में यहाँ पर यूनिट को क्या लिख रहा है, यानी 1356 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी कूट भाषा में बताना है कि यू का क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये ब्लू और यूनिट का कैसे लिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, BLU ये लिख रहा है। ब्लू को क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 75 और 24 दिख रहा है, ठीक है ना। 75 और 24 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यूनिट ये क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको UNIT यूनिट, ठीक है ना। यूनिट को क्या लिख रहा है, यूनिट क्या है, यहाँ पर आपको 13 और 56 लिख रहा है, ठीक है। उसी कूट भाषा में बताना है कि यू को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, ये आपको अक्षर दिख रहा है, इसमें कॉमन मिलेंगे, यहाँ पर आपको संख्या दिख रहा है, इसमें एक आपको कॉमन मिलेंगे, जो आपको कॉमन मिल जाएगा ना वही आपको आंसर होता है। जैसे देखिए यानी इस अक्षर में कॉमन मिलाइए और इस अक्षर में कॉमन मिलाइए। देखिए दोनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है, देखिए इसमें भी यू दिख रहा है, इसमें भी यू दिख रहा है, ठीक है ना। एक कॉमन मिल गया। अब यहाँ पर संख्या में भी कॉमन मिलाते हैं, देखिए इन संख्या में कॉमन को मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 दिख रहा है, और कहीं कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी यू का कूट क्या हो गया, 5 हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस तरह का प्रश्न कैसे बनता है। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है ना, या तो देखिए रो में ज्ञात करेंगे, ठीक है, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दी रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इस आकृति को ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, हमको देखने के बाद में देख रहा है कि नीचे आपको बड़ी संख्या दिख रही है, ठीक है, यानी नीचे की तरफ बड़ी संख्या है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जैसे यहाँ पर 2 दिख रहा है और यहाँ पर 3 दिख रहा है, अगर मान लीजिए इन दोनों का करेंगे गुना करेंगे तो 3 दूना के 6 आ गया, ये तो 13 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर जोड़ेंगे तो भी नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक कैसे लगाएंगे, देखिए 2 का भी स्क्वायर कर देंगे और 3 का भी स्क्वायर करेंगे और इन दोनों का आपस में जोड़ कर देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 3 का भी स्क्वायर कर देंगे, ये कितना देगा, 2 दूनी के 4 और 3 3 के 9, अगर जोड़ेंगे तो कितना गया, 9 4 13 गया। हाँ देखिए यहाँ पर 13 आ गया है, इसका मतलब कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ रहा है तो नीचे वाली संख्या ज्ञात हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए 4 को और 5 को स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, 4 का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस में यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, बराबर में 4 को 16 हो गया और यहाँ पर प्लस 50 25 हो गया, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, 41 आ गया, यानी 6 5 कितना गया 11 और यहाँ पर 2 1 3 1 4 आ गया, ठीक है 41 आ गया, यानी देखिए यहाँ पर आपको 41 दिया हुआ है। उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, यानी छठा यानी तीसरा में रखेंगे, कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 6 का भी स्क्वायर करेंगे और 7 का भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस में 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा, 6 के 36 हो गया, ठीक है, फिर प्लस में 7 49 हो गया। अब इनको जोड़ेंगे तो 9 6 कितना गया 15 गया,
15 के 5 आ गया, हाथ में लगा 1 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 4 3 7 1 8 आ गया, कितना गया 85 आ गया, कितना गया इसका 85 हो गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 85 हो जाएगा। तो 85 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देख के निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संबंध भर लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना क्या है। देखिए आपको सवाल यहाँ से पूछ रहे हैं ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंपल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संबंध भर लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी इसके कहने का मतलब कि नीचे हम एक श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। देखिए सवाल यहाँ से पूछ रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, पूछा है कैसे कितने प्रतीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रतीक रखते हैं, यानी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या होगा संख्या होगा, ठीक है ना, ये संख्या है। और ठीक है बाद में एक प्रतीक है, बाद में क्या दिख रहा है प्रतीक दिख रहा है, यानी प्रतीक हो गया। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, जिनके पहले एक संख्या होना चाहिए, जिसके बाद में एक प्रतीक, बाद में प्रतीक भी होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं। देखिए ये क्या दिख रहा है, हज दिख रहा है, ठीक है ना। हज के पहले संख्या ना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये क्या आ गया, हज दिख रहा है, हज के पहले एक संख्या दिख रहा है, संख्या के बाद में एक प्रतीक दिख रहा है, एक बन गया यहाँ पर, ठीक है ना, एक बन रहा है। और कहीं बन रहा है, हाँ देखिए ये आपको स्टार दिख रहा है, स्टार के पहले एक संख्या है, इसके बाद में भी एक प्रतीक दिख रहा है, 2 दिख गया, ठीक है 2 दिख रहा है। और इसमें कहीं दिख रहा है 2 के बाद में 2 दिख रहा है, हाँ देखिए ये आपको क्या दिख रहा है प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले एक संख्या दिख रहा है, संख्या के बाद में फिर यहाँ पर एक पद प्रतीक दिख रहा है, 2 हो गया है, ठीक है ना, 2 दिख रहा है। और कहीं दिख रहा है, हाँ ये भी दिख रहा है, देखिए प्रतीक हो गया है, प्रतीक के पहले एक संख्या है, उसके बाद में क्या दिख रहा है प्रतीक दिख रहा है, यानी 4 हो गया। और इसमें कहीं दिख रहा है, ये आपको संख्या है, प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले संख्या फिर संख्या, नहीं ये नहीं हो रहा है, ठीक है। 3 1 4 4 को दिख रहा है, यानी 4 ऐसी प्रतीक है जिसके पहले एक संख्या है, जिसके बाद एक क्या है प्रतीक है। तो 4 को ऐसी प्रतीक है, तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी बंदूक जो है ना यहाँ पर आपको गोली से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि चिमनी जो है ना इस प्रश्नार्थक की चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको बंदूक क्या है गोली से समेत है, यानी बंदूक में गोली निकलती है, बंदूक से क्या होती है गोली निकलती है। देखिए निकलती है, ठीक है ना, ये निकलती हैं, बंदूक से गोली निकलती है। उसी प्रकार से चिमनी से क्या निकलती हैं, क्या स्टोव निकलती है नहीं, छत निकलती है नहीं, क्या रसोईया निकलती है नहीं, यानी धुआं निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको निकलती है, निकलती हैं, ठीक है ना, ये निकलती हैं, क्या निकलती हैं धुआं निकलती हैं, ठीक है ना, ये धुआं आ जाएगा, ठीक है धुआं दिख रहा है। देखिए जिस प्रकार से बंदूक से गोली निकलती है उसी प्रकार से चिमनी से क्या निकलती है धुआं निकलती है। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा धुआं हो जाएगा। तो धुआं को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ है, जी और जी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी बी के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी ई पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी एफ और बी का निकटतम पड़ोसी जी हैं, यानी सी और ए के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, यानी डी के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है जो कि ए बी सी डी ई एफ जी यानी उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 7 व्यक्ति को बैठाते हैं। देखिए 1 हो गया, 2 दिख रहा है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना। यहाँ से बाएं होता है, इधर से क्या होता है ये दाहिने होता है, ठीक है। उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ गए। आगे बोल रहा है ना कि बी के, देखिए बोल रहा है कि बी के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी बी के दाहिने केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो मानते हैं ए क्या दिख रहा है बी हो गया, बी के दाहिने कौन बैठ रहा है एगो व्यक्ति बैठ रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि ई पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी जो यहाँ पर ई है ना ई वो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। 1 2 3
ये तीसरा स्थान पर कौन बैठा है? ई बैठा है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, आगे बोल रहा है कि बी नहीं एफ और बी का निकटतम पड़ोसी जी हैं। तो एफ है और बी, एफ और बी का निकटतम पड़ोसी कौन है? यहाँ पर आपको जी है, तो यहाँ पर एफ को रखते हैं और बी। देखिए हाँ, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? बी और एफ के बीच में निकटतम पड़ोसी कौन है? तो यहाँ पर एफ को रखते हैं, यानी एफ और यहाँ पर आपको जी रखते हैं। देखिए एफ और बी का निकटतम पड़ोसी कौन हो गया? जी हो गया है। देखिए एफ और बी इन दोनों के बीच में कौन दिख रहा है? यानी जी दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सी ए के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, लेकिन सी है ना, सी तो ए के बाएं में पड़ोस में बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर ए रखते हैं, ए के बाएं पड़ोस में कौन बैठा है? सी बैठा है, ये ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि डी के दाएं नहीं सी डी के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको डी को रखते हैं, ठीक है, डी हो गया। अब आगे बोल रहा है कि डी के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? देखिए डी के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? ये डी दिख रहा है, डी के बाएं कितने व्यक्ति हैं? तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हो गया? यहाँ पर आपको 6 व्यक्ति दिख रहे हैं, यानी यहाँ पर 6 व्यक्ति हो गया। यानी डी के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न, इसमें देखिए उच्च व्यय नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 व्यंजनग्राम में से कौन सा व्यंजनग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको पिता दिया है, पुरुष दिया है और चाचा दिया है, तो सबसे कॉमन क्या मिल रहा है? पुरुष मिल रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन कर गया, ये पुरुष दिख रहा है, ठीक है ना, ये पुरुष हो गया है। यानी पुरुष सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? पुरुष। यानी पुरुष के अंदर में क्या आता है? पिता आता है, तो पुरुष के अंदर में यहाँ पर आपको पिता को रख लेते हैं, ठीक है ना, ये पिता आता है, ठीक है। और कुछ पिता क्या होता है? चाचा भी होता है। कुछ पिता क्या होता है? ये चाचा भी होता है, ठीक है ना, कुछ पिता क्या होता है? चाचा होता है। देखिए ये आपस में कैसे समझ होगा, ध्यान से देखिए एक बार फिर से। यानी यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? पुरुष हो गया, ठीक है, पुरुष हो गया। यानी पुरुष के अंदर में पिता आते हैं और कुछ पिता क्या होता है? चाचा होते हैं, और कुछ चाचा भी क्या होते हैं? पिता होता है। इस तरह का वेंडोग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडोग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए 2 समुच्चय दिए है, यानी 12 और 34 और 9 और 71। इन जिस प्रकार से आपस में समित है संख्या, उसी प्रकार से बताना कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो यहाँ पर एक संख्या है जो इसके जैसे आपको समझ दिख रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 समुच्चय आपको दिया है ना, वो आपस में कैसे समित दिख रही है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 12 और इसको रखते हैं, देखिए ये 12 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आप 134 दिख रहा है, ये आपस में कैसे समित है? देखिए तो यहाँ पर आपको 12 को रखते हैं, ठीक है ना। अगर 12 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस क्या करेंगे? 10 करते हैं, तो जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 144 आ गया, 144 में से यहाँ पर 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 134 आ जाएगा, ठीक है ना, 134 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 134 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 71 दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको 9 दिया है और यहाँ पर फिर 71 लिख रहा है, ठीक है। तो 9 से 71 कैसे हो रहा है ना, देखिए यहाँ पर 9 से 71 कैसे हो रहा है? तो 9 का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जब 9 का स्क्वायर करेंगे माइनस 10 करेंगे, यहाँ पर कितना देगा? 81 81 में से 10 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा? 71 आ गया है, जो कि देखिए यहाँ पर भी 71 दिया है। उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से जो है ना इसके जैसे आपको समझ दिख रही है, ठीक है ना। अब देखिए तो ऑप्शन ए को रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है? देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है यहाँ पर 16 और 246 दिख रहा है, ठीक है ना। तो 16 को और 246 में यहाँ पर आपको मान लीजिए यहाँ पर 16 को रखते हैं, 16 का स्क्वायर करते हैं और माइनस क्या करते हैं? 10 करते हैं, ठीक है ना। ये माइनस 10 कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जब 16 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 10 करेंगे तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आ जाएगा, और 256 में से 10 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा? ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, यानी 240 आ गया। हाँ देखिए 240 आ जा रहा है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जिसके जैसा समित आपको दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए सतीश अपने घर से यात्रा शुरू करके उत्तर दिशा की ओर यानी 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह
और बोल रहा है कि दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद अपने कार्यालय पहुंचता है, उसके घर के सापेक्ष यानी कार्यालय किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सतीश है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक सतीश है, वो अपने घर से यात्रा करके देखिए शुरू करके उत्तर की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। यानी मान लीजिए एक सतीश है, उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम होता है, ये क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है ना। बोल रहा है कि सतीश अपने घर से यानी यात्रा शुरू करता है और उत्तर की तरफ कितना चलता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। उत्तर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर की तरफ है, तो मान लीजिए यहाँ पर घर हो गया, ठीक है ना, ये घर हो गया। अब यहाँ से वो क्या किया, ऊपर की तरफ चला, कितना चल रहा है, ये आपको 5 किलोमीटर कितना दिख रहा है, हाँ 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है ना, ये 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर यहाँ से बाएं मुड़ते हैं, तो बाएं इधर चलेंगे, ठीक है ना, ये 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है ना, 6 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। मान लीजिए यहाँ पर 4 किलोमीटर हो गया ना, ठीक है, ड्राइव करता है। आगे बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने मुड़ेंगे तो इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। कितना चल रहा है, ये 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। फिर वह दाएं फिर वह देखिए 3 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद अपने कार्यालय पहुंचते हैं। यहाँ पर बोल रहा है ना कि दाएं मुड़ता है, ठीक है, फिर 5 किलोमीटर ड्राइव मुड़ गया, ठीक है, यहाँ पर बाएं दाहिने मुड़ गया। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि फिर 3 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद, ठीक है, अपने कार्यालय पहुंचता है। तो इधर यहाँ जा रहा है, 3 किलोमीटर किधर चल रहा है, तो 3 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ पर आपको उत्तर की तरफ चलता है, ठीक है ना, यानी ऊपर की तरफ, यानी दाहिने मुड़ता है, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पर बोला कि दाएं मुड़ता है और फिर यहाँ पर 3 किलोमीटर दाहिने मुड़ता है, ठीक है, 3 किलोमीटर दाहिने मुड़ गया। अब देखिए आगे बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए मुड़ने के बाद कार्यालय पहुँचता है, यानी उसके घर के सापेक्ष कार्यालय किस दिशा में है, यानी उसके घर के सापेक्ष जो है ना वो कार्यालय किस दिशा में है। तो यहाँ पर आपको कार्यालय को रखते हैं, ठीक है ना, ठीक है, दिख रहा है, यानी कार्यालय, एक कार्यालय हो गया, उसके घर के सापेक्ष कार्यालय किस दिशा में दिख रहा है। देखिए ये आपको घर दिख रहा है, ठीक है ना, घर के सापेक्ष कार्यालय किस दिशा में दिख रहा है। देखिए घर के सापेक्ष कार्यालय बताना है किस दिशा में दिख रही है। देखिए तो यहाँ से मान लीजिए रखते हैं, ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहाँ से रखेंगे तो इधर दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है, देखिए ये डायग्राम में, देखिए डायग्राम में इधर दिख रहा है, यानी देखिए ऐसे बराबर थोड़ा दिख रहा है, बराबर दिखता तो पश्चिम की तरफ होता है, लेकिन बराबर तो दिख नहीं रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी ऊपर की तरफ, यानी ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना। जब ऐसे दिख रहा है ये कौन सा दिखता हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको पश्चिम हो जाएगा, हाँ यहाँ पर आपको उत्तर हो गया, यानी पश्चिम उत्तर दिख रहा है, यानी उसका जो घर से है ना कार्यालय किस दिशा में, यानी उत्तर पश्चिम में है। तो उत्तर पश्चिम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोल कर है, ठीक है ना, इसके आधार पर ही डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी चुंबक चट्टाने हैं। तो सभी जो चुंबक है ना वो चट्टाने हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, चुंबक को रखते हैं, ठीक है ना, ये चुंबक हो गया, सभी चुंबक क्या है, चट्टाने हैं, तो यहाँ पर आपको चट्टाने में रखते हैं, ये चट्टानों हो गया, ठीक है, चट्टाने है। आगे बोल रहा है कि सभी चट्टाने मिट्टी हैं। सभी जो चट्टाने हैं ना वो क्या है, मिट्टी है, यहाँ पर आपको मिट्टी में रख लिए, ठीक है, सभी चट्टाने क्या है, मिट्टी हो गया। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष को ध्यान से देखते हैं, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए निष्कर्ष यहाँ पर पहले बोल रहा है कि कुछ मिट्टी चट्टाने हैं, हाँ कुछ जो मिट्टी है ना वो चट्टाने हैं। देखिए सभी मिट्टी के अंदर में क्या दिख रहा है, चट्टाने दिख रहे हैं, सभी मिट्टी के अंदर में कौन दिख रहा है, ये चट्टाने दिख रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, ये सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि यहाँ पर आपको सभी चुंबक मिट्टी हैं, हाँ सभी जो चुंबक है ना, सभी चुंबक वो मिट्टी के अंदर में दिख रहा है, ये भी आपको सही बोल रहा है, ये भी आपको सही हो जाएगा। और 1 2 दोनों आपको सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों आपको सही बोल रहे हैं तो किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया जाता है, विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित किया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं,
ये बोल रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है। एक वस्तु है जिसका 20% लाभ पर बेच दिया जाता है, ठीक है ना। बोल रहा है कि उसका विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित किया गया है, यानी उसका जो विक्रय मूल्य है ना वो कितने प्रतिशत लाभ अर्जित किया गया है, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, यानी 120 हो गया, क्योंकि 20% जब लाभ हो रहा है तो 120 हो गया। यहाँ पर देखिए 120% होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर रखते हैं 100% रखेंगे, क्या रखेंगे 100%, ठीक है। 120 और यहाँ पर 100%। अगर मान लीजिए इसको क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो परसेंटेज कटा लिए, ये 0 से 0 कटा लिए, 6 दूनी के 12 हो गया, 2 5 10 हो गया, ये 6 दिख रहा है, ये यहाँ पर 5 हो जाएगा ना, ये 5 हो गया, यानी कितना आ गया, यानी 6/5 आ गया, ठीक है ना। जब 6/5 आ गया, क्या आ गया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, ये विक्रय मूल्य हो गया। मान लीजिए इसको विक्रय मूल्य रखते हैं, इसको क्या रखते हैं, एक क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना गया, C हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, एक क्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए, तो विक्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। विक्रय मूल्य पर लाभ है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या करते हैं ना, देखिए, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य रखते हैं, ठीक है, विक्रय, ठीक है, मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य माइनस यहाँ पर क्रय मूल्य रखेंगे, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और बाटा में क्या रखते हैं, विक्रय मूल्य को रखेंगे, ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, विक्रय मूल्य। अब बराबर इसको सोल्व करेंगे, देखिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना आ गया, 6 आ गया है, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है, ये 6 है, ठीक है। अब क्रय मूल्य कितना आ गया, तो क्रय मूल्य 5 आ गया, फिर बाटा में कितना है, क्रय मूल्य 5 है, फिर गुना कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। वो यहाँ पर आपको 100 रखना छोड़ दिए, ठीक है ना, ये 100 हो जाएगा, ठीक है, मान लीजिए 100 हो गया यहाँ पर। अब देखिए, अब इनको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, एक नहीं, यहाँ पर आपको 1 आ गया, 1/5 में कितना आ गया, ये 5 आ गया, फिर गुना कितना आ गया, 100 आ गया। अगर इतना आ गया तो कितना आ जाएगा, यानी 100 नहीं, सॉरी, ये विक्रय मूल्य दिखा रहा है ना, विक्रय मूल्य के यहाँ पर आपको क्या होगा, ठीक है, तब विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य का आपको यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, यानी 6 दिया है, ठीक है, विक्रय मूल्य के यहाँ पर आपको 6 दिया है ना, तो 6 रखेंगे, फिर गुना कितना करेंगे, 100 करेंगे, इधर भी आपको गुना 100 था, ठीक है ना, 100 था। अब देखिए, तो यहाँ पर 1/, कितना आ गया, 6 आ गया है, फिर गुना कितना आ गया, 100 आ गया। अगर इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो कितना गया, तो तितली का 9 और तितली का 9, यहाँ पर कितना गया, 16 3 48 हो गया। अगर मान लीजिए इसको भाग करते हैं, कितना गया, अगर मान लीजिए देखिए ये 50 हो गया ना, ठीक है, अभी 50 हो गया, ये 3 मान लेते हैं, देखिए तो 16 3 48 हो गया ना, इसको भी काटेंगे तो कितना गया, 16 पूर्णांक, यानी 16 पूर्णांक, हाँ 2/, में, ठीक है, 16 पूर्णांक 2/, में 3%, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यानी 16 पूर्णांक 2/, में 3%। तो आपसे क्या हो गया, वही पूछा है कि मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत लाभ अर्जित किया गया, तो यहाँ पर 16 पूर्णांक 2/, में 3%। देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दोगुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, यानी किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे हम बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि कोई धनराशि है, ठीक है, देखिए यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दोगुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर बताना है, यानी वार्षिक दर बताना है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, ठीक है ना, तो माना है कि धनराशि दोगुना हो जाती है, मूलधन दोगुना हो जाती है, ये बोल रहा है कि कोई धनराशि जो है ना वो साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दोगुना हो जाती है। तो मान लीजिए 3 वर्षों में दोगुना बोल रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले साधारण ब्याज को रखते हैं, ठीक है ना, ये साधारण ब्याज हो गया। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, देखिए मूलधन फिर गुने समय फिर गुने दर, ठीक है ना, और बाटा में क्या होता है, 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। अब देखिए, तो मूलधन मान लेते हैं कितना, हाँ मूलधन भी 100, साधारण ब्याज भी है, तो देखिए मूलधन कितना गया, 100 आ गया, ठीक है, मूलधन कितना गया, 100 आ गया। फिर यहाँ पर आपको साधारण ब्याज भी 100 हो गया, क्योंकि देखिए साधारण ब्याज हो गया और मूलधन कितना दिख रहा है, 100 दिख रहा है, ठीक है। फिर गुना समय कितना दिख रहा है, 3 वर्ष दिख रहा है, यहाँ पर आपको 3 वर्ष, मूलधन भी निकाल दिए, ठीक है ना। हाँ तो मान लीजिए यहाँ पर 100 हो गया, फिर 3 हो गया, अब दर पूछा है तो दर को ज्ञात करना है, ठीक है, और बाटा में कितना आ गया, 100 आ गया, 100 से 100 काट दिए, अब यहाँ पर 3 से भाग करेंगे, देखिए इधर आपको भागा में दिए ना, हाँ तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, नहीं इधर भागे में ही है, ठीक है, भागा में हो गया। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, अब देखिए 100 बराबर ये दर दिख रहा है, ठीक है, 100 बराबर दर, फिर गुने
3 दिख रहा है, ठीक है ना, 2 गुणे 3 हो गया। तो यहाँ पर एक बार क्या करते हैं, यहाँ पर 2 बराबर, ठीक है, 2 बराबर कितना गया, तो इधर भाग, इधर ये गुना में है, इधर भागा में आ जाएगा। तो तितली के 9, तो देखिए यहाँ पर 3 से काटते हैं, तो तितली के 9, फिर तितली के 9, यानी तितली के 9, तितली के 9, 1/3% हो गया। यानी 2 बराबर कितना गया, 33%, नहीं 33 पूर्णांक 1/3% है। तो 33 पूर्णांक 1/3 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 33 पूर्णांक 1/3, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक कार 5 घंटे में यानी 150 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यदि यह अपनी सामान्य चाल की 1/3 चाल से चलती हैं, ठीक है, तो उसे समान दूरी तय करने में कितने समय अधिक लगेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर बोल रहा है कि एक कार है जो 5 घंटे में 150 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है, यदि वह अपनी सामान्य चाल की 1/3 चाल से चलती है, मतलब 1/3 चाल से चलती है, ठीक है ना। तो समान दूरी, यानी समान दूरी को कितने समय में अधिक लगेगा, समान दूरी जो है वो कितना समय अधिक लगेगा। तो यहाँ पर देखिए समान दूरी कितना दिख रहा है, तो सबसे पहले देखिए 5 घंटा दिख गया, ठीक है, 5 घंटे में और 1/3 बोल रहा है, तो 3 से गुना करेंगे। फिर बोल रहा है कि देखिए समान कितना चल दिया है, ये 5 दिया है, तो -5 कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए तो 5 दिए 15 हो गया, और 15 में से 5 घटाएंगे कितना हो गया, 10 घंटे हो गया, ठीक है। ये 10 घंटे क्या दिख रहा है, अधिक हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखते हैं, अधिक हो गया। तो आपसे वही बोला है कि उससे समान दूरी तय करने में कितना समय अधिक लगेगा, तो 10 घंटा। तो 10 घंटा देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।